बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आती है मुझको चौका बासन चिमटा फूकनी जैसी माँ। वाह वाह। और जब मेरे ख्याल से माँ की बात होती है तो माँ की हाथ की रोटी को हम कहाँ भूल सकते हैं। बिल्कुल, हाथ की रोटी होती है, कुछ बेलन की रोटी होती है, कुछ तंदूर की रोटी होती है। बेलन से मुझे हंसी इसलिए आ गई कि माँ के हाथ के बेलन पे मुझे मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई मतलब ऐसा शख्स होगा। अब आजकल के जमाने और आजकल के बच्चों की बात अलग है, लेकिन जिस स्पेस से हम लोग 90s तक के, मुझे लगता है ऐसा है कि कोई ऐसा नहीं हो कि रोटी के साथ साथ उसे बेलन की बात लेना पड़ी। जरूर पड़ता है, बड़े बड़ों को पड़ जाती है, छोटे बच्चों की बात क्या कर रहे हैं। अच्छा, अभी बीवी बात नहीं। तो आज का जो बड़ा ही दिलचस्प मुद्दा हम लोगों ने उठाया है, टॉपिक है रोटी। खास बात रोटी की है कि अच्छा कि आपने बता दिया रोटी, वरना लोग बेलन समझ सकते थे। ये बात भी सही नहीं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रोटी है। और अगर रोटी की बात की जाए तो हर हिस्ट्री में इसका जिक्र आता है, चाहे हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें और चाहे हम मिडिल ईस्टर्न हिस्ट्री की बात करें। तो आपके हिसाब से क्या वैसे डिबेटेबल सा है ये मामला कि लोग कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में पहले आया, पर्शिया में पहले आया, कुछ लोग कहते हैं इंडिया में पहले आया। आपको क्या लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो उस तरह की हुई जो खुदाई के अवशेष मिलते हैं जी, उसमें गेहूं के दाने भी मिले हैं। अच्छा, तो उससे ये, और बाजरा भी मिला है, उससे पता चलता है कि गेहूं बाजरा हमारे देश में हजारों साल से इस्तेमाल होता आया है। तो और रिसेंट पास्ट में अगर देखें तो मुगलों के समय की तो लिखत पढ़त में बहुत सारी चीजें दस्तावेजी तो है, उससे पहले की भी दस्तावेजी चीजें हैं जिसमें रोटियों का जिक्र आता है। वहीं अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करूं तो मेरे ख्याल से पर्शिया की बात करें, चाहे मेसोपोटामिया की बात करें, चाहे वहां के सभ्यताओं की बात करें, रोटी का जिक्र वहां पर भी है। और वहां एक उसी समय मेरे ख्याल से खास बात ये हुई थी, खमीरी रोटी का जिक्र ज्यादा है। खमीरी रोटी यानी कि अगर आप उसमें आटे में आप ईस्ट मिला दें और थोड़ा शुगर मिला दें तो, और उसमें फर्मेंटेशन के लिए थोड़ा छोड़ना होता है, उसके बाद जो रोटियां बनती थोड़ी सी पुली पुली होती हैं, ब्रेड किस्म की होती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा होती है। शायद इसलिए होगा कि डेजर्ट एरिया था, यहाँ की तरह तो साग सब्जी वैसा नहीं था और ज्यादा दिन तक उसको हाई टेम्परेचर से बचा के रखना होता था, इसलिए फर्मेंटेड रोटियां शायद इसलिए वहां पर इजाद हुई होंगी। हाँ, मुझे लगता है। अब अगर यूरोप में भी देखें तो आप जो ब्रेड होती है, आप अगर ब्रेड की बात करिए तो वो भी फर्मेंटेड ही, थोड़ा सा फर्मेंटेशन उसमें भी होता है, और वो भी ऐसी बनाई जाती है कि कई दिन तक रखे रह सके, खाई जा सकते हैं। और दूसरा, वैसे भी यूरोप में ठंड बहुत पड़ती है तो वहां तो लंबे अरसे तक रोटियां चली जाती है। जो ब्रेड बनती है या डबल रोटी जिसको हम बोलते हैं, वो सब तो वहां से ही उधर से ही इजाद हुई है। तो देखा जाए तो कम और बेस मेरे ख्याल से दोनों जगह ही रोटियां बराबर वक्त में आई होंगी, चाहे आप उस समय वैदिक काल की बात कीजिए, चाहे आप उस समय बल्कि मैं रामायण महाभारत में भी जिक्र है रोटी का, और भीम के लिए बोला भी जाता था कि भीम जो है सैकड़ों रोटियां खा जाया करते थे, तो वो भी एक जिक्र आता है। वहीं अगर बात की जाए खमीरी रोटी की, तो वो रोटियां जो है कहीं न कहीं मुगल या उससे पहले जो भी लोग आए हैं यहाँ पे ट्रेड करके, अरब से बहुत होता था, तो वो भारत में उसी तरह से पहुंचा हुआ। हाँ, जो इतिहास लेखन है उसमें रोटियों का जिक्र है, लेकिन अब उसके प्रमाण कितने हैं, उसकी प्रामाणिकता कितनी है, ये तो हमें टेस्ट से मतलब है। हाँ, तो खाने से मतलब है। रोटियां खाओ किस किस तरह के, जी, कभी खमीरी खा लीजिए, कभी आप तवे की रोटी खा लीजिए, कभी एक हाथ पक्की होती है चपाती जिसको बोलते हैं, हाँ, हाथों से। अच्छा, मैं चपाती की बात बताऊं, पहले ना मतलब मुझे ऐसा लगता था ये जो शब्द है, देखिए मैं वैसे ओरिजिन मेरा बिहार से, तो मुझे लगता था चपाती अंग्रेजी वर्ड है। मुझे हो सकता है कुछ लोगों को नहीं लगता हो। आप चपाती तो सर चपत होती है ना, हाँ, ये तो चपत बोलते हैं। हाँ, तो चपाती मतलब वो इसलिए है क्योंकि एक इंग्लिश की किताब हुआ करती थी जो बचपन में वहां पे दी गई थी, ABCD वाले, उसमें सी से चपाती लिखा था। अरे तो हाँ, तो मैंने सोचा शायद भाई अंग्रेजी का वर्ड होगा। बहुत बाद में मुझे ये बात पता चली कि चपाती भी जो है वो ये इधर नॉर्थ इंडिया का। आप चपाती को बहुत और ढंग से समझना हो तो आप रुमाली रोटी समझ लीजिए। अब रुमाली क्या है? रुमाली मतलब जो रुमाल से हल्की है। हाँ, ये बात भी है। या रुमाल जैसी हल्की है, यो समझिए आप कि वो रुमाल जैसी है, बिल्कुल पतली। तो उल्टे तवे पे बनाई जाती है या कढ़ाई के ऊपर कढ़ाई पे बनाई जाती है, और ऐसे से बनाई जाती है। बड़ा तो वो सब रोटियों के जो नाम है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो जुड़ाव है एक उन चीजों का।
रुमाली रोटी, रुमाल से की चपाती, मतलब चपत से चपत लगा के बनाई जानी चाहिए। हालांकि अब लोग तवे पे जो रोटी बनती है उसको भी तब चपाती बोलते हैं, पर चपाती असली वही होती है जो हाथ से बनाई हाथ से बनाई थी और उसको ऐसे ऐसे प्याज में फिर सीधे पका दिया, ऐसा उठा दिया। तो उसका जायका भी, आग वाला का जायका तो कमाल का होता है। ये जायका हर रोटी का अपना अपना, जैसे तंदूर की रोटी है, हाँ, तो तंदूर की रोटी का अपना जायका है, उसको देखिए ना। और तंदूर का इतिहास है, तंदूर एक सामाजिक एक संस्कृति। पंजाब में जी तंदूर साझा चूल्हा है जी। साझा चूल्हा क्या होता है? साझा चूल्हा मतलब गांव में एक जगह तंदूर लग जाता है जी, और गांव भर की औरतें अलग अलग परिवारों से आती हैं, वो अपना अपना आटा लेके आती हैं और एक एक करके अपनी रोटियां सेकती हैं। उसी दौरान वो लोग बातें करती हैं, जैसे यहाँ कुओं पे पानी भरने जाती थी उत्तर भारत में, तो वहां लोग, या राजस्थान में वहां बातें होती थी। वैसे ही साझा चूल्हा भी एक लोगों के और महिलाओं के मिलने जुलने का और रोटियां बनाने का, मिल के काम करने का एक जरिया था। तो ये क्या कल्चर अभी भी अभी भी साझा चूल्हा का कल्चर तो अभी भी पंजाब के गांवों में है। अच्छा, जो पिंड हम लोग बोलते हैं पंजाब में। अरे भाई आप देखते नहीं यूरोप वगैरह में क्या है, एक वॉशिंग मशीन सेंट्रलाइज लगी हुई, लोग अपने अपने कपड़े ले जाके वहां धो के आते हैं ना, वैसे एक तंदूर लगा है, वहां लोग अपनी अपनी रोटियां सेक के आते हैं। बहुत अभी लखनऊ में आप देखिए, पुराने लखनऊ में मैं देखता हूँ अकबरी गेट के नीचे कई रोटी वाले हैं पुराने। जी जी जी। तो वो वहां पे भी लोग रोटियां घरों में नहीं बनती है, लोग खमीरी रोटी खरीद के ले जाते हैं। हाँ, वो गली है ना, पूरी रोटी वाली गली है। उसमें कई तरह की रोटियां आजकल तो धनिया वाली भी उसमें मिल जाती है और वेजिटेरियंस के लिए बड़े अच्छे अच्छे ज्यादातर खमीरी चॉइसेस वहां पर होते हैं। रुमाली रोटी और खमीरी रोटी, हाँ, ये ज्यादातर। उसमें भी आजकल नई नई चीजें उन्होंने डाल दी है। किसी में हल्का सा उन्होंने लहसुन डाल दिया है, तो किसी में कुछ चीजें और भी डाल दी है। देखिए ज्यादातर वहाँ वो रोटियां हैं जो नॉनवेज के साथ, क्योंकि मुस्लिम आबादी वहां पे जाता है, जैसे पुराने लखनऊ की बात कर रहे हैं, तो खमीरी रोटी का सालन के साथ में और मटन के साथ में, बिल्कुल, तो उसके साथ गाढ़े जो गाढ़े शोरबा है, जो शोरबा के साथ खाने में उसका मजा भी है, ब्रेड का होता है। ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा है, आप आज खाने कल खा लें वो इंटैक्ट रहता है उसका टेस्ट। दूसरा सबसे आसानी है, जो बना रहा है बंदा वो तो उसका तो काम ही है, हाँ, उसके लिए तो उतना आसान है। लेकिन अगर घर में आप उतना आटा लेके और फिर से वैसी खमीरी रोटी बनाई तो बहुत टाइम लगता है, वो बन भी नहीं, बहुत टाइम टेकिंग। मुझे लगता है कि घर पे अगर कोई कोशिश भी करे कि घर पे तंदूर लगाए वैसे बनाए, तो वो जायका ला पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ढाबे पर की जो रोटी आप खाते हैं तंदूर की, और वही घर पे अगर रोटी बना के खाएं, अब देखिए कितना खमीर, कितना उसमें उठ रहा है, कितना आटा फूल रहा है, ये सारी चीजें एक कारीगर की या घरों की महिलाएं बहुत कुशल होती हैं। मैं उनकी वो नहीं कह रहा हूँ कि रसोई में जो बनती हैं अगर वो बनाना चाहें तो वो उससे अच्छी बनाती है, लेकिन उसमें आजकल का जो जमाना है उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है इतना वक्त देना। जी, बस एक चलन अगर आप देखें जियोग्राफिकली, तो मुझे लगता है कि जितना आप नॉर्थ और ईस्ट की तरफ जाएंगे रोटियां उधर उतनी खाई जाती हैं। जब इधर आप नॉर्थ और वेस्ट की तरफ, आई मीन, और ईस्ट की तरफ जाएंगे तो उधर थोड़ा सा, मतलब अगर आप बंगाल या फिर उधर आप मणिपुर या उस तरफ चले जाए तो उधर थोड़ा कम है में भी चावल की खेती का चक्कर है। लेकिन हरियाणा और राजस्थान में भी रोटियों का बड़ा चलन है, और वो कहते हैं घी के साथ रोटी नहीं खाई तो फिर क्या खाया। देखिए क्या है ना कि आपके एग्रीकल्चर पैटर्न्स क्या है, इस पर निर्भर करती है रोटी कि आपका खाना क्या होगा, ये आपकी फसलें तय करती है। अब जैसे पंजाब गेहूं के लिए, हरियाणा गेहूं बहुत होता है, उत्तर भारत में गेहूं होता है, राजस्थान में चले जाएंगे तो बाजरा बहुत होता है। हाँ, बाजरा। तो वहां पे बाजरे की बहुत आयत है, बाजरे की जो मिलेट्स हैं, तो वो तो खैर वो तो अभी एक नया ट्रेंड आ रहा है और बहुत जरूरी है। और अगर आप अपना पुराना इतिहास देखें भारत का, तो अगर आप अपने बाबा का खाना देखेंगे, जो आपके बाबा खाते थे, दादा खाते थे, बाबा खाते थे, नाना खाते थे, तो वो गेहूं बहुत कम खाया जाता था। अच्छा, उसमें चना होता था, बाजरा होती थी, जौ, ज्वार, ये सारी चीजें मिलाकर तब उनकी रोटी बनती। बेजड़ जानते हैं? नहीं, मैं बताऊंगा बेजड़। मैं राजस्थान में जयपुर में था। अच्छा, 1 साल में जयपुर में एडिटर था, तो वहां एक बड़ी मशहूर दुकान है, गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास में है, तो वहां पर बेजड़ की रोटी मिलती है। बेजड़ की रोटी महिलाएं बनाती हैं उसको, सब कई महिलाएं उस दुकान में अंदर बैठी रहती हैं। तो एक तरह ग्रेन है जो ग्रेन होते हैं, कई होते हैं, बता रहा हूँ। तो उसके साथ वो एक आलू प्याज की सब्जी, सूखी, हाँ, उसमें पूरा आलू पूरा प्याज पड़ा होता है, और उसके साथ उसमें घी लगा हुआ रोटी के ऊपर और अचार। मतलब मेरा जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है उसके पीछे कारण है, क्योंकि वो कई बार वही खाना खाने का, एक रोटी पूरी पर्याप्त होती थी।
तो मैं हमेशा पूछता था कि भाई आपकी इसमें बेजड़ मतलब क्या होता है? तो हमेशा ये कहते थे कि ये जो उसके दुकानदार थे, कहते बेजड़ मतलब होता है गेहूं, चना, ज्वार, जौ और हमारा प्यार। हाँ, ओके, बहुत खूबसूरत। तो जो प्यार की बात आई उसमें, तो अब माँ की हमने शुरुआत में माँ की बात की ना, बढ़ जाता है बिल्कुल। कि दरअसल जो प्यार होता है ना वो स्वाद लाता है, वो चीजों को जोड़ता है। इससे एक सवाल आगे पूछूंगा अभी। हाँ, लेकिन इसी बात पे याद है, जैसे आपने कहा कि बाबा दादा के रोटी जो होते हैं वो बड़े मोटे मोटे हुआ करते थे, तो मुझे वो केवल गेहूं नहीं होता था, मेरा कहा था जब मैं गांव में जब था तो वहां पर ना रोटियां थोड़ी मोटी होती थी पहली बार, उसमें थोड़े भूसे के भी अंश होते थे। वो ऐसे थे कि मतलब उसके अंदर भूसा होता था, इतना नहीं साफ होता था जितना होती है, वो छाना नहीं जाता था। हाँ, मतलब उसमें बुरादे होते थे, वो अंश उसके अंदर होता था, तो खाने में मेरे ख्याल से भी हो। और मुझे ऐसा लगता है कि पहले जमाने में गेहूं बहुत ज्यादा तादाद में होती भी नहीं होगी। जब हरित क्रांति आई उसके बाद ही धान और गेहूं की खेती जो है इंडिया में शुरू हुई, उससे पहले ये सारी चीजें 70 के दशक में गेहूं की खेती हुई और गेहूं बाहर से भी बहुत इम्पोर्ट भी बहुत हुआ था। तो और मेरे ख्याल से महंगी भी बहुत होती है, हर घर में गेहूं की रोटी बनाना तो मुश्किल। पहले उस समय ये कहा जाता था अगर गेहूं में चना आ जाए तो लोग कहते भाई चना क्यों मिला दिया भाई, तो आज चना महंगा है गेहूं सस्ता है। हाँ। उस समय लोग अगर चना आ जाए गेहूं में तो लोग लड़ते थे दुकानदार से, ये चना इसमें क्यों तुमने गेहूं में दे दिया, जबकि उल्टा हमारे पापा बताते जबकि आजकल उल्टा। तो खैर वक्त की बात है। तो ये तो राजस्थान की आपने बात कर ली। राजस्थान की भी जब बात करते हैं तो खाली रोटी की बात नहीं करेंगे हम। रोटी तो होती है लेकिन वहां बाटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाटी दो तरह की होती है, एक बाटी और दाल बाटी चूरमा राजस्थान, बाटी चोखा जो हमारा ये पूर्वांचल है, और उसके बाद बिहार चले तो लिट्टी लिट्टी और बाटी चोखा में जो बाटी है वही लिट्टी है। हाँ। लेकिन बिहार में थोड़ा क्या है कि उसको फ्राई कर देते हैं, चप्पा करके डीप फ्राई भी कर देते हैं। नहीं, डीप फ्राई तो आप जाएंगे, डीप फ्राई सब नहीं करते, जिसके पसंद है वो खाए। वरना जो इसका कॉन्सेप्ट जो मेन कॉन्सेप्ट है कि गोईठे को बनाना, लोग जो है घर से निकलते थे पुराने जमाने में, काम काज पे अपने चले जाते थे, तो आटा लेके साथ में और जो चीजें आलू उबाला और प्याज स्याज, हाँ सत्तू लेके गए, सत्तू आटा उसके साथ मिला दिया, बाटी बना ली और आलू उबाल के उसमें प्याज और टमाटर डाल के खा लिया साथ। तो वही है, मतलब वो पुरानी ट्रेडिशन है बाटी जो है बाटी चोखा की। और उधर दाल बाटी चूरमा का चलन है। पशुपालन के लिए राजस्थान बड़ा बहुत, घी भी बहुत होता है और वहां के वेदर के हिसाब से भी वो उनको सूट करता है। जैसे वहां मिर्च बहुत खाई, बहुत ज्यादा। तो ये सारी चीजें राजस्थान की अलग है। हमारे उत्तर भारत में जैसे पूर्वांचल में और बिहार में आप लिट्टी चोखा जो खाते हो, अगर आप पश्चिम में कह दो किसी से तो वहां बुरा मानते हैं। वहां क्या होता है, जब किसी की डेथ होती है तो कहते हैं घर के अंदर चूल्हा नहीं जलाया जाएगा। तो जब वो चूल्हा नहीं जलाया जाएगा तो बाहर चूल्हा लगाया जाता है, आदमी लोग लगाते हैं और उसमें ये बनती है लिट्टी। हाँ, मतलब उधर भी बनती है। हाँ, वह बनती है लेकिन उसको कुछ और नाम बोलते हैं, वैसे एक भावरी बोलते हैं, भावरी, और वो ये आलू उबाल के खाते हैं। तो वहां पूरा माना जाता है कि रबी में बनता है। और जबकि पूर्वांचल और उधर बिहार का मेन खाना है। अगर वही बात जब उधर की करें तो महाराष्ट्र में भाकरी मोटी होती है, और जाहिर सी बात है कि गुजरात में होती है, महाराष्ट्र में गुजरात में तो वैसे थेपला है, उससे डिराइव बहुत सारे बना थेपला जो काफी, अगर आप कभी ट्रैवल में जा रहे हो तो आप खाकरा भी होता है। खाकरा मतलब पतली होती है, ब्रिटल होती है। जैसे विदेश जाते हैं तो गुजराती दोस्तों से हम लोग मांग लेते थे कि रोटी का जरूर लेके जाते हैं। वो तो कई सारे पैकेट्स आजकल तो रेडीमेड पैकेट भी मिल गए हैं। तो कभी भी, अभी मैं अहमदाबाद गया था तो वहां से लेकर आया, तो पड़ोसियों को भी मैंने बांटे थे। और सफर में जाना ट्रैवल के लिए गुजराती जो रोटियां हैं वो जिस तरीके से कैरी करने में भी इजी होता है, तो वहां का वो है। और वही भाकरी की बात करें तो भाकरी की कर्नाटका में भी, महाराष्ट्र के बाद वहां पर भी खाई तो मोटी होती है और उसका भी जायका जो है बड़ा जबरदस्त। उसमें लेकिन आपने जो उत्तर भारत में रोटियां बनती हैं उसमें को बचपन से देखा मैंने, तो बचपन में मैंने चूल्हे में रोटी बनते देखा। हाँ, तो चूल्हे में कैसे बनती थी, पहले बेल के रख ली माँ ने या दादी ने, उसको तवे पे डाला, हाफ सिक्की, उसको उतारा और फिर चूल्हे के अंदर डाला सीधे आग पे। हाँ, चूल्हे के अंदर, चूल्हे की गर्मी में वो फूलती थी। अच्छा, हाँ, तो ये जैसे आज लोग गैस पे रख के ऊपर से हिलाते हैं ना, वैसे चूल्हे में रख के फूल जाती थी
उस रोटी का तो क्या स्वाद होता था, कहाँ नहीं इसका आग के लगने का। उसका अलग ही होता था एक। और फिर बाद में स्टोव आ गया, तो मैं ये याद है मैं गर्मियों की छुट्टी में अपने नाना के घर जाता था, नाना को खाना बनाने का बड़ा शौक। अच्छा। तो हम लोग कहते भी थे सेकत जाओ फेंकत जाओ, मतलब सेकते जाओ और फेंकते जाओ। तो ऐसे ही चल रहा था, बढ़िया कुछ बनना था। नाना ने भिंडी की सब्जी के साथ में, मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, उन्होंने रोटी यो ली और यो फेंकी। तो जैसे ही गिरी आके प्लेट में, तो उसकी वो फूट गई, उससे गैस जो निकलती, हाँ, जो बिल्कुल गर्म हवा, वो आग हुई थी मेरे पाँव में लगी। आज तक उस छाले का निशान पड़ा हुआ है। मतलब कितनी पावरफुल होती है रोटी के अंदर, जो फूली हुई रोटी है ताजी अगर आपने ली ऐसे करे। हाँ, अरे तो मुझे वो याद आ गया, अभी रोटियों की चर्चा चल रही थी, मुझे बचपन का वो दर्द भी याद आया कि रोटी से कैसे जला था मैं। नहीं, वही अलग अलग तरीके हैं हर जगह बनाने के रहे हैं। वही अभी मैं बात कर रहा था जब महाराष्ट्र की, तो कई सारे उसमें मिलाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें रागी भी मिलाया जाता है, बाजरा भी उसमें मिलाया जाता है, और ज्वार भी मिलाया जाता है। उसके साथ वो भाकरी बनाते हैं, टेस्ट में वो भी अच्छा होता है, हेल्थ के लिए काफी अच्छा वो होता है। वही अगर आप बात करें ईस्टर्न साइड की, तो उड़ीसा में एक लुची, हाँ, मैदे की होती है, पूरी के हिसाब से वो होती है, और वो वहां पर बनाई जाती है। कोलकाता में भी मेरे ख्याल से लूची कोलकाता में। पर हमारे उत्तर भारत में जो पूरियां बनती हैं, अब रोटी की बात हो रही तो पूरी के बिना कैसे करेंगे, पूरी और पराठा, पराठा और पूरियां तो शादियों में तो पूरी चलती है। हाँ, मतलब जो गाँव में वो शादी होती थी, पूरा यूपी झारखंड बिहार बनता है, और गुवाहाटी भी पूरी और कद्दू की सब्जी। कद्दू की भी तासीर होती है गजब की। मतलब कद्दू जो होता है ना, अगर आप एक में मेरे घर में गांव में दिखाया था, 10-20 पूरी रखी, उसके बाद कद्दू की सब्जी रखी। अच्छा, और वो कद्दू की सब्जी 1 घंटे बाद नीचे तक पहुंच गई, मतलब गला दिया। मतलब तो पूरी और कद्दू की सब्जी का कॉम्बिनेशन इसीलिए है कि इसका जो फाइबर, उसके जो गुण है कद्दू के, वो पचा देते हैं। मतलब ये आप कितनी पूरी खाने में सबसे वो डाइजेस्ट हो जाएगी। मेरे ख्याल से इसीलिए सारे अगर कॉम्बिनेशन है। हाँ, भंडारे में भी यही चलता है, और शादियों में भी अक्सर कद्दू की सब्जी। वैसे कद्दू से मैं बता दूं, बिहार में इसको कदीमा बोलते हैं। अच्छा, कदीमा बोलते हैं, और लौकी को बिहार में, झारखंड में कद्दू बोलते हैं। अलग अलग। तो यहाँ पे उसको कद्दू बोलते हैं, और उसको हम लोग लौकी बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क है। हम लोग शुरू में इतिहास की बात कर रहे थे। हाँ, तो मुझे लगता है रोटियों से ज्यादा पूरियों का इतिहास रहा होगा। पूरियां पहले ज्यादा रही होगी। पहले ही रोटी आई होगी, तेल तो बाहर ही लाया जाता है। में भी हो सकता है, मतलब इसके बारे में क्या कहें, लेकिन मतलब जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जो मैं त्योहार देखता हूँ अपने यहाँ लोगों के, वो तो उसमें सब पूरी सब्जी बनती है। तो पूरियां काफी पुरानी है, बहुत। और त्योहारों पे पूरी के साथ साथ पराठे तो नाश्ते का सबसे अब आजकल लोग जो है थोड़ा सा उससे परहेज करने लगे, वरना पराठे, मूली के पराठे, गोभी के पराठे, पनीर के पराठे, आलू के पराठे, तरह तरह के पराठे बनते हैं। और उत्तर भारत से लेकर केरल का मालाबार पराठा बड़ा मीठा बोलते हैं। और वही पराठा ही उसको बोलते हैं, परोठा पंजाब और दिल्ली में भी बोलते हैं। अच्छा, हाँ, इसका ऐसा कुछ नहीं है कि मालाबार में या केरल में बोलते हैं, लेकिन पराठा बोलते हैं उसको। वो एक अलग सा मतलब लेयर पराठा बोलते हैं, तरीका है। मैं जब दुबई में था, तो जब कभी जैसे महीने का आखिर आ गया, तो पैसे खत्म हो गए, और आपको नाश्ता करना है और देर तक आपको भूख ना लगे, तो उसके लिए हम लोग मनवारी कैफेटेरिया, जो केरल कैफेटेरिया होते थे, वहां पर हम लोग जाके पराठे ऑर्डर करते थे और एक चाय, और रोल करके उसको पराठे को चाय के साथ खाते थे। तो वो बहुत हैवी हो रहता था कि आराम से आप दोपहर शाम तक आपको भूख नहीं लगा। अभी लखनऊ में क्या है, लखनऊ के कबाब पराठे क्यों मशहूर? इसके मशहूर होने की वजह ये है कि वो इतना सस्ता खाना है, सच वो बहुत ही सस्ता खाना है। मतलब कबाब पराठे इसीलिए मुझे लग रहा है इसके एक और पॉडकास्ट हम लखनऊ के खाने पे कर लेंगे। इतना बड़ा इसका मामला है कि जितने भी लोग आते हैं, और मैं भी इतने सारे शहर में गया हूँ, आप भी गए हैं, हम लोगों ने इतना ट्रैवल किया है, मुझे लगता है कि कम ही जगह इंडिया में होगा जो हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया, कुछ एक जगह को छोड़कर। खाना तो सबसे ज्यादा लाजवाब लखनऊ का ही है। इसमें डिबेट है, हालांकि बहुत लोग कहते हैं कि दिल्ली का है, कुछ लोग कहते हैं हैदराबाद का है, पर आमतौर पर ये अलग, इसके ऊपर हम अलग पॉडकास्ट करेंगे। फिलहाल तो हम लोग रोटी की चर्चा है, तो बात रोटी की बात। तो रोटियों में भी आजकल अलग अलग लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं घर पे भी। अभी बच्चे जब स्कूल जाते हैं, जब
यहाँ पर कोई भी नेशनल फेस्टिवल होता है, मनाया जाता है स्कूल में, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो या 26 जनवरी, तो उनको बोलते हैं तिरंगे वाली रोटी बना के लाओ। तो इस बार मैंने कहा कि तिरंगे वाली रोटी कैसी हुई, तो उसमें अलग अलग कलर की रोटी नहीं होते, जैसे काजू लगा दी, गादियां लगा दी और कबीज का वाइट छोड़ दिया। तो मैंने कहा अरे यार ये तो गजब है। तो इनोवेशन जो है रोटी के साथ भी काफी है, उससे फाइबर भी इसमें जुड़ रहा है और खाने में भी जायकेदार के हो ही जाते हैं वो। साथ में रोटी एक ऐसा मुझे लगता है कि अपने आप में फूड है जो अपने आप में कंप्लीट भी हो सकता है, कुछ चीजों को साथ में मिला दी जाए। अब जैसे रोटी और देसी घी, बचपन में हम लोगों के घर में क्या कहते हैं, रोटी देसी घी और नमक डाल दिया, बुकनू। बुकनू जानते हो? अच्छा, बुकनू एक बहुत खट्टा सा चाट मसाला टाइप का होता है, लाल लाल कलर नहीं देखी, वो होता है खाकी कलर का, डार्क खाकी कलर का। अच्छा, तो वो किसी मतलब खट्टा होता है, ब्राउन रहता है या किसी मसाले होते हैं उसमें सब, ये काली मिर्च। अच्छा, और मतलब जो अच्छे जायके के साथ साथ जो हाजमे के लिए भी बहुत अच्छे होती है, मतलब हर्ब्स, जैसे हाजमोला गोली होती है, ब्राउन उसमें हर्ब्स होते हैं। तो वो नमक, वो बुकनू और देसी घी में बस 2 चुपड़ के खा ली और निकल गए। तो गाँव की आपको पता है कि एक मैगी का जो है, आपने ऐड सुना होगा, बेटा बस 2 मिनट। 2 मिनट, हाँ। तो जो 2 मिनट था, उससे पहले जो है वो रोटी थी जो देसी घी में चुपड़ के 2 मिनट में मार देती थी। कमाल। तो वो कैचलाइन वहां से उन्होंने नीचे, बेटा 2 मिनट, तो 2 मिनट में और क्या मिल सकता है? 2 मिनट में रोटी रखी और घी लगाया, नमक डाला और करके पका लिया तैयार। वैसे मुझे यार जब मैं गाँव में था तो रोटी में सरसों का तेल लगा, हाँ, तेज चला रही थी और उसमें बड़ा मजा। घी की देखिए अवेलेबिलिटी, घी कम लोगों को मिल पाता था, तो ये भी हम बहुत लोगों ने खाया नहीं है शहर में। तो लोग अब सरसों के तेल को इस तरह से कहते हैं, कच्चा कैसे खा सकते हो? मैं कहता हूँ एक बार आप ट्राई करके दीजिए, जो लोग भी पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको मैं बोलूंगा कि एक रोटी में थोड़ा सा सरसों तेल लगा के, थोड़ा सा नमक डाल के। अब जैसे चोखा बनता है ना, बैंगन का चोखा, वो कच्चे तेल से भी बनता है। जरूरी है इसको उबला आलू, बैंगन और कच्चा तेल। हाँ, बिल्कुल। चोखे में रोटी के साथ तो भाई अचार का तेल का भी इसमें भी रोल बना के खा लीजिए, साथ में चाय पी लीजिए, पराठे का काम करेगा वो। मुझे लगता है कि रोटी अपने आप में एक ऐसा है कि उसे आप एक कंप्लीट फूड की तरह क्विकली खाया जा सकता है। आप प्यार के साथ खा लीजिए उसको। आप मैं तो चाय के साथ भी रोटी खाता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि रात की बासी रोटी बची होती है तो उसको रोल करके चाय के साथ मैं खा लेता हूँ, या ताजी रोटी भी चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है। रोटी को कितनी बातें करने पर रोटी का संघर्ष कितना है। 2 जून की रोटी, 2 जून की रोटी, रोटी कपड़ा मकान रोटी। तो रोटियों के लिए सारी मेहनत, सारी कायनात है हमारी, जिसके पीछे रोटी ही है। 2 वक्त की रोटी का सवाल जी। सुनील भाई, अभी तक जो बात हुई वो तो जायके के भी, अब कुछ रोटी के फायदे के भी कर लूं। अब मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि पहले जब लोग काम पे जाया करते थे तो साथ में पोटली में बांध कर ले जाया करते थे, तो वहां एक तो रोटी को ले जाना भी आसान था और देर तक आपको भूख नहीं लगती थी। उसकी वजह ये है कि भाई कार्ब से धीरे धीरे वो पच रही है और आपको देर तक भूख नहीं लगती है और जल्दी खराब भी नहीं होती है। उसको मोड़ के आपको वैसे कोई कंटेनर ऐसा नहीं, अगर आपने पोटली में भी बांध के लेके चले गए हैं तो वो रोटी जो है चली जाती है। बल्कि आजकल अगर आप हॉटकेस में जब रोटी रखते हैं तब भी देखते हो कि माँ जो है उसके अंदर कपड़ा रख लेती है, कपड़े से वो जो भाप से वो भी एक कपड़े का जो है एक रिश्ता रोटी से। रोटी कपड़ा और मकान हमने बोला था, तो मकान का रिश्ता जो कपड़ा और रोटी इस तरह से भी बनता है। बहरहाल जायके के अलावा फायदे की बात की जाए तो हेल्थ बेनिफिट्स रोटी के बहुत है। विटामिन बी इसमें रहता है, बल्कि जिंक, जिसका आप कहते हैं कि भाई बॉडी में जिंक नहीं है, जिंक भी इसके अंदर पाया जाता है। तो जितने फायदे हैं उतना आज की डेट में नुकसान भी गिनाया जा रहा है। हाँ, ग्लूटेन को लेकर बड़ी बात हो रही है। हाँ, तो वो जो रोटी में जो लस पैदा करने वाली चीज होती है, उसकी वजह से उसके सेहत पे दुष्प्रभावों की काफी बात होती है। अच्छा, एक यूएस के एक मशहूर प्रोफेसर है, उनकी किताब है व्हीट बेली, उसमें उन्होंने अपने अनुभवों की और तजुर्बे की बात की, जो उन्होंने बहुत सारी सर्जरी की थी और फिर उन्होंने अपने पेशेंट से सर्जरी, हाँ, उन्होंने अपने मरीजों को कहा कि आप गेहूं बंद कर दो, अच्छा हाँ, रोटी बंद करो, और बहुत अच्छे नतीजे उनके आए। और उसमें उन्होंने किताब लिखी। उनका कहना था कि रोटी छोड़ देने से लोगों की काफी सेहत सुधर गई। और आजकल तो सच बताऊं, जो लोग मेहनत नहीं करते या जो लोग ऑफिस जॉब में हैं
जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, अगर वो रोटी ज्यादा खाएंगे और पराठे ज्यादा खाएंगे, तो जाहिर से आटे की रोटी या मैदे की पूरी या पराठा खाएंगे तो निश्चित तौर पे सेहत पे उसका निगेटिव प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप कैलोरी बर्न नहीं कर रहे हो। मतलब जितना आप पहले की जिंदगी और आज की जिंदगी में बड़ा फर्क है। हर आदमी घर से निकलते ही एक गाड़ी में बैठ रहा है, है ना, साइकिल चला नहीं रहा है, पैदल चल नहीं रहा है। और जब आप कैलोरी बर्न नहीं कर रहे हो तो फिर आप उसको पचाओगे कैसे? दूसरा एक चीज और भी है कि गेहूं की क्वालिटी में भी बड़ा फर्क आया। अच्छा। क्योंकि पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है खेती में, इसीलिए आजकल मिलेट्स की बात चल रही है। अच्छा, इससे मिलेट्स पे आने से पहले बस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम अब गांव में भी पहुंच गया। अर्बन एरियाज में तो है कि भाई शुगर की बीमारी हो रही है, हार्ट की बीमारी हो रही है, गेहूं लोग खा रहे हैं, पचा नहीं रहे हैं। क्योंकि पहले तो मुझे याद है कि हम लोग स्कूल जो है वो साइकिल से जाया करते थे। आजकल बच्चे जो हैं वो वैन से जाते हैं, बस से जाते हैं या ई रिक्शा से जा रहे हैं। तो पैदल जाने का चलन बहुत कम रह गया है कि बच्चे अब उसे जाते हैं। बच्चों की अगर बात करें, बच्चों को खेलना ही बंद हो गया है, बच्चों के पास पार्क नहीं है, बच्चे फोन पे और लैपटॉप पे खेलते हैं। तो जब उनका मूवमेंट नहीं है, और जब आप देख रहे हो ना कि जैसे भी मिडिल क्लास में बच्चों को आप देखोगे वो सब गोलू मोलू टाइप के बहुत बच्चे हैं। हम लोग होते थे बिल्कुल चीटे जैसे सूखे बच्चे होते थे हम लोग अपने बचपन में, खूब खूब भागते थे, दौड़ते थे। अभी वैसा नहीं है। अभी बच्चे उतना श्रम नहीं कर रहे हैं, उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, उनको खेलने के लिए मैदान नहीं मिल रहे। तो जाहिर सी बात है कि रोटियां और ब्रेड और पराठा ये सारी चीजें थोड़ा तो ये गांव में भी क्या, गांव में भी तो असर गया है ना। गांव में अब चूल्हे की रोटी और वैसी तो मिल नहीं रही है। अब सब वहां भी ब्रेड खाने लगे हैं लोग। हाँ, गैस पहुंच गया। हाँ, तो ब्रेड खा रहे हैं या पराठे खा रहे हैं, तो और गेहूं की क्वालिटी होती है अच्छी। पहले जो है बीजड़ की रोटी जिसकी मैंने अभी जिक्र किया था, जौ ज्वार बाजरा सब मिक्स होती थी। अभी आटा और मैदा, और उसमें भी भूसी छान के बाहर निकाल देने, फाइबर उसका पूरी शहर को अडॉप्ट करने के चक्कर में मुझे लग रहा है तो मुझे लगता है कि वो जो फाइबर से दूरी हो रही है, जो हमारी जो गेहूं से हम छान रहे हैं उसको इतना छना हुआ बारीक रिफाइंड कर रहे हैं चीजों को, वो कहीं ना कहीं नुकसान कर रही है। गेहूं अपने आप में नुकसान नहीं करता है, लेकिन अगर आप उस खाने के मुताबिक मेहनत नहीं करोगे तो वो नुकसान करता है। इसीलिए आजकल शुगर वालों तो आपको बोलते हैं डॉक्टर कि आप रोटी रिप्लेस करो, चावल खाओ, बॉइल्ड राइस खाइए आप, तो वो बेटर है रोटी से। तो ये बॉइल्ड राइस में वही ना कि पानी बहा के उसका जो माड़ है उसका निकाल देते हैं, स्टार्च निकल जाता है, तो वो सेहत के लिए मुझे ये भी लगता है सुधीर भाई कि गांव में ना अब एक तबका ही है जो खेती बाड़ी कर रहा है, बाकी सब जो है करवा रहे हैं, कहीं से बाहर से लेबर्स आ रहे हैं या वो खुद कम कर रहे हैं काम खेतों में। और पहले मैं देखता था लोग काफी पैदल चला करते थे। इस बार जब मेरा गांव जाना हुआ तो लोगों को मैंने बहुत कम देखा कि वो पैदल जा रहे हैं या दूर तक खूब जा रहे हैं। सबके पास बाइक है आजकल, मोस्टली सुविधाएं या साइकिल है सबके पास। साइकिल तो चलिए फिर भी फिजिकल रहे, लेकिन बाइक की तादाद बहुत बढ़ गई है। और ट्रैक्टर से मैंने देखा कि खेती हो रही है, अच्छी बात है, मैं इस पे वो नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ पे बात है फिजिकल एक्टिविटीज मुझे लगता है गाँव में भी कहीं ना कहीं कम हो गई। फिजिकल अब अगर हम बात करें रोटियों की बात करें तो रोटी मशीनों में बनने लगी। अच्छा, हाँ, रेडीमेड तो आ गया है। कोई आटा डाल के जब आने अलग से डाले। जब श्रीगंगानगर में था, मैं एडिटर था, तो वहां गुरुद्वारों में जाना होता था। अच्छा, पंजाबी। तो वहां पे मशीनों से रोटियां बनती। अच्छा, टेस्ट वैसे ही, टेस्ट थोड़ा सा, मतलब हाथ का तो असर अलग ही होता है ना। हाथ की रोटी की बात तो वैसा उतना स्वाद नहीं, लेकिन हाँ रोटी बढ़िया होती है, फूलती है वैसे जैसे आदमी। हाँ, वैसी बनती है, अच्छी निकलती है। अच्छा, तो मशीनों से, अब जब रोटी तक मशीनों से बनने लगी है, सिलबट्टे घरों से गायब होने लगे, मसाले अब पिसते नहीं है, चक्कियां आप चलाई नहीं जाती है। अभी योगा सेंटर पे लोगों को नकली चक्की बना के चला के आसन कराया जाता है। पहले वो सारा कुछ घर में होता था। तो जो हमारी माँ, दादी, नानी लोगों ने जिस तरह से रोटियां बनाई या खाना बनाया, अब वो संभव नहीं है, क्योंकि अब महिलाएं आपके बराबर काम कर रही हैं, वो ऑफिस भी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं उसका असर हमारे रसोई पे आया है, किचन पे आया है। इसकी वजह से रोटी अब उतनी फायदेमंद रहेगी जितनी पहले हुआ करती थी। मतलब अगर आपके फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है तो रोटी का आपको कंजप्शन थोड़ा कंट्रोल में खाना कर दो। मैदा तो ओवरऑल ही खाना कम करना पड़ेगा। रोटी उसका मेन हिस्सा होती है। रोटी और पराठा, मतलब जितना आप ज्यादा, आप लोग ब्रेकफास्ट में बहुत ज्यादा खा लेते हैं। हाँ, तो ब्रेकफास्ट अच्छा करना चाहिए, लेकिन बैलेंस डाइट होनी, बैलेंस डाइट, प्रोटीन डाइट। आप एज के हिसाब से आपकी उम्र कितनी है,
उम्र के हिसाब से अगर आप 30+ हो तो आपको कैसे धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट मतलब रोटी और पराठे कम करके आपको कैसे प्रोटीन डाइट की ओर बढ़ाना चाहिए, बॉइल्ड चने और स्प्राउट्स, इन सब सारी चीजों को बदलना पड़ेगा। खाना सेहत को अगर ठीक रखना है तो आपको खाना चेंज करना पड़ेगा, रोटियां भी चेंज करनी पड़ेगी। रोटी का तरीका जो है खाने का वो भी आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल। भाई आज जैसे आजकल बात चल रही है ना कि मिक्स आटे की रोटी, मतलब आप एक दिन चने की रोटी खा लो, एक दिन ज्वार की रोटी खा लो। मल्टीग्रेन जो आजकल मल्टीग्रेन, देखिए मल्टीग्रेन को लेकर बहुत सारी बहस है। जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि हर अनाज की अपनी एक प्रवृत्ति होती है, तो जब आप उसको मिक्स कर देते हो तो वो एक दूसरे को किल भी करते हैं। हाँ, तो अगर आप एक दिन जौ की खा रहे हो तो एक दिन बाजरे की खाओ, एक दिन चने की रोटी खाओ, एक दिन आटे की भी रोटी खाओ, मिलेट्स की रोटी खाओ, रागी, कोदो, ये सब जो हमारे आदिवासी फूड है, मतलब कुछ गुलाबी लाल कलर के कितना अच्छा है। मतलब आजकल तो वो मतलब ज्यादा महंगे मिल रहे हैं। अगर आप अच्छे रेस्टोरेंट या 5 स्टार में भी जाएंगे तो मिलेट्स रोटी 200 रुपए की एक रोटी मिलती है। मिस्सी की रोटी नहीं, मिस्सी रोटी वो बड़ा जबरदस्त जायकेदार चटनी के साथ अगर उसको आप खाएं। तो मैं कहूँगा लोगों को नान से बचना चाहिए, मैदे वाली चीजें जितनी उनसे बचना, ज्यादा बचने की जरूरत है। और रोटी अगर गेहूं की खा रहे हैं तो उसमें भूसा मत निकालिए, उसकी भूसी जो होती है वो निकालना नहीं चाहिए। बाद में वो सब गोल खाना पड़ रहा है। हाँ, वो बाद में आप सब गोल कर रहे हो, इससे अच्छा है कि फाइबर वाली रोटी खाओ ना। हाँ। तो रोटी कैसी खा रहे हैं इसमें भी निर्भर करता है। फिर तो मुझे लग रहा है कि साउथ का मामला ठीक है, क्योंकि जो डोसा बनाते हैं वो भी एक तरह की रोटी ही है और वो चावल से बनती है। बल्कि मैं इस बार जब गांव गया था अपने, तो वहां पर चावल को पीस करके उसका आटा बनाया गया और उसको एक गोल से किसी चीज में कपड़े के साथ डालकर उसे स्टीम किया गया था। और स्टीम करने के बाद वो बिल्कुल एक ऐसे फूल कर बाहर निकाला गया था और उसको ना मतलब दूध और चीनी के साथ उसको मिला के खाया। मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, क्या उसका डिश का नाम था, पर वो बड़ा टेस्टी लगा मुझे। जैसे दूध भात खाते हैं उससे थोड़ा और डिलीशियस लगा, तो बचपन की याद उससे आ गई। तो मतलब रोटी का ये आटा जो है वो चावल का भी हो सकता है। मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तमिलनाडु में मैंने ये खाया, मीठा भी होता है। मैं इसमें तो चीनी ही पड़ी। हाँ, तो मीठा होता है। हाँ, उसका मुझे भी अभी याद। वैसे वो सादा होता है, जैसे इडली टाइप का ही दिखने में लगता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। आप जो कह रहे हो ना, जैसे साउथ की बात कर रहे हो या डोसे की बात कर रहे हो, तो कई चीजें क्या है ना, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जो फसलें हैं, हाँ, उस पे और जो फसलें होती हैं लंबे समय से वहां पे वही हो रही है, उसी के हिसाब से वहां रहने वालों का जीन भी सेट हो जाता है। करेक्ट। तो जेनेटिकली कोई चीज आपको फायदा कर सकती है, हमको नुकसान कर सकती है। हाँ, जैसे कि मुझे लगता है हरियाणा वालों को रोटी बहुत फायदे की चीज होगी उनके लिए। हाँ, लेकिन अगर राजस्थान में आप देखिए कि वहां जितना आदमी लाल मिर्च खा लेता है, यहाँ अगर किसी दूसरे राज्य में वही उसको नुकसान करेगी। लेकिन वहां की गर्मी, वहां का टेम्परेचर, वहां का जो तापमान है, वहां पे वो लोगों को सूट करता है, तो उससे उसको फायदा होता है। इसी तरह नुकसान करेगा। जहाँ चावल उग रहे हैं, जहाँ चावल बहुत ज्यादा हो रहा है, साउथ में चावल की 3 फसलें होती है, तो वो लोग सदियों से चावल खा रहे हैं, तो उनके शरीर को उसकी जरूरत है। पंजाब में गेहूं सदियों से पैदा हो रहा है, तो यहाँ गेहूं ज्यादा पाचन शक्ति मजबूत होगी शायद। और वो शक्ति माना जाता है कि पंजाबी लोग बहुत मेहनत करते हैं, और अभी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन उनको परिश्रमी माना जाता है और उनको गेहूं हजम भी बहुत होता है। तो इसका जो लेना देना है वो पूरा हमारा भूगोल से है, हमारे पर्यावरण से है, हमारे वातावरण से है कि हम किस डेमोग्राफी में रहते हैं, हमारी ज्योग्राफी। बेशक। लेकिन मैं तो हेल्थ के हिसाब से कह रहा था कि भाई वो तो अच्छा है कि अगर आपको खाने का शौक है और आप रोटी खाना चाहते हैं तो चावल के आटे की रोटी, ज्वार, बाजरा, रागी, इसको आप इसकी रोटियां खाइए। हाँ, वो आप, और अगर आप आटे की ही खानी है तो उसमें भूसी की तादाद इंश्योर कीजिए कि उसके अंदर रहे, ताकि आप उसको हेल्दी रह सकें और आपकी जो पाचन शक्ति है वो भी उसे पचाने में कामयाब रहे, डाइजेशन भी अच्छा रहे, बॉल मूवमेंट अच्छा रहे। वैसे एक सवाल जो हम शुरू में कर रहे थे कि हम अक्सर कहते हैं कि माँ के हाथ की रोटी जो है वो बहुत जायकेदार होती है। सवाल मेरा ये कि सिर्फ माँ के हाथ की क्यों, बीवी के हाथ की रोटी जायकेदार होती है, ऐसा कोई क्यों नहीं बोलता है? भाई, बीवी के हाथ की रोटी बहुत अच्छी होती है, और बीवी गुस्सा हो जाए तो वो कभी कभी जल भी जाती है। मुझे तो अपना एक दोस्त है जिसके साथ मैं हॉस्टल में रहता था, मुझे उसके हाथ की रोटी बहुत अच्छी लगती। अच्छा। तो वो हॉस्टल में रहते थे,
अब मैं कहता था भाई मैं दाल बना दूंगा, मैं सब्जी बना दूंगा, लेकिन मैं रोटी नहीं बना पाऊंगी, मुझसे गोल नहीं, रोटी गोल मैं आटे को जो बनाना, आटे को मारना जो बोलते हैं ना, वो काम है बहुत अच्छा गूंथना। हाँ, वो गूंथता बहुत अच्छा हूँ, लेकिन वो रोटी जब गोल बेलने की बात आती है ना, तो गोल बेलना वो मुझसे नहीं हो पाता था। वो जो लड़का था वो गोल बेलता भी था और बढ़िया कपड़े से धीरे धीरे करके उसको फुलाता भी बहुत। क्या बात, तो बड़ी अच्छी रोटी, टैलेंट है गोल रोटी बनाना। मैं तो भाई ज्यादा कटोरा लो और देखिए माँ की जो हाथ की बात होती है ना, दरअसल सिर्फ स्वाद या कैसी बनी है ये महत्वपूर्ण नहीं होता है, भावना क्या है। आप भावना जो होती है खाना बनाने वाले का, जो भावना होती है, एक होता है आइए भैया खा लीजिए, एक होता है ले खा ले तो सिर्फ शब्दों से भाव बदल जाते हैं। नहीं, बीवी ऐसा तो नहीं कहती ले खा ले, लेकिन जो माँ प्यार देती है ना, माँ का प्यार अतुलनीय है, उसकी तुलना आप किसी से कर ही नहीं सकते। तो माँ जब जो भी खिलाती है ना, तो उसमें उसका उतना प्यार भी होता है सबका। लेकिन यही बीवी तो कल को माँ बनती है ना, तो वो अपने बच्चे के लिए होगी ना। और भाई अब मुझे दूसरा एक और चीज लगता है कि आप माँ से बीवी को कंपेयर नहीं कर सकते, कोई तुलना नहीं है, क्योंकि अगर आपने कर दिया तो वो एक अलग बवाल। कोई तुलना नहीं। सास बहू के चक्कर। अब जैसे बच्चे है ना, बच्चों को देखिए, उनको दूसरे का टिफिन ज्यादा पसंद है। माँ का हाथ का तो पसंद होता है, लेकिन वो दूसरे की माँ का भी टिफिन, मतलब जो बना के भेजते हैं, कितना शेयरिंग होती है आपस में। वही कई बार हम लोग भी जब कहीं गेस्ट किसी घर पे बनते हैं या जाते हैं कहीं सफर में, कहीं और खा के आते हैं, तो उस शहर का जायका भी अलग होता है। तो उस समय के लिए तो अच्छा लगता ही लगता है, भले लंबे अरसे के लिए शायद आपको ना पसंद आए, लेकिन जब आप कहीं भी घूमने जाते हैं या किसी के घर मेहमानी करने आते हैं, गए हैं कहीं किसी से मिलने, उतनी देर खाना का थोड़ा स्वाद तो अलग होता ही है, तो उसका भी मजा। अब मेरे साथ मतलब ये बात तो एकदम साफ समझ लीजिए, खाना खिलाने वाले की भावना स्वाद को बढ़ाती या घटाती है। यानी रोटी में भावना जो है, माँ के हाथ की रोटी हो, चाहे बीवी के हाथ की रोटी हो, चाहे आपके बच्चों के हाथ की रोटी हो, दोस्त के हाथ की रोटी हो, वो उसने बनाई कितने प्यार से है और कितने दिल से खिला रहे हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट। गरम गरम रोटी फूले का खाने का ही अलग मजा है। बढ़िया। वो जो उसको भाई मुझे लगता है कि सिर्फ रोल करके सीधा भी खा लिया गरम है तो बड़ा जायकेदार में मीठापन जो उसके अंदर आता है वो बड़ा मतलब मजेदार होता है वो। वैसे रोटी का ये भी है कि कल्चर से इसका बड़ा हमारा जुड़ाव है। अगर हमें बात करें बड़े पुराने लोगों की, जब वो लड़कियां देखने जाते थे शादी के, तो वहां पूछा जाता था कि भाई रोटी बना दी थी। आजकल तो लड़की वाले लड़कों से पूछते हैं आपको रोटी बनाना आता है? मेरी भाई बेटी जॉब करती है। अच्छा, तो भाई अब तो समाज का जो संतुलन है वो तो बराबर पे आ रहा है ना। लेकिन मैं रोटी की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि गोल रोटी बनाना अपने अगर कला है, और अगर कोई लड़की रोटी बना लेती है इसका मतलब वो बहुत निपुण है, वो सब कुछ बनाना है उसको, उसके अंदर सारे गुण हैं और वो खाना बना लेगी। वो एक मतलब भाई फिर वही कर रहा हूँ, ये है पुरानी बात वाली बात है कि भाई टिक मार। मैं मतलब मेरे घर में बेटा और बेटी दोनों रोटी बना लेते हैं, क्योंकि दोनों को सीखना है। तो दोनों, क्योंकि अब वो जमाना चला गया कि लड़की ही रोटी बनाएगी, या घर की जो आप शादी कर रहे तो आपकी वाइफ ही रोटी बनाएगी। आपको भी बनाना आना चाहिए, आपको बना के खिलाना आना चाहिए। मुझे आता है बनाना, मेरे बेटा भी बना लेता है। तो रोटी, ये जो स्टीरियोटाइप्स है रोटी को लेकर, इसको तोड़ने की जरूरत है। कि रोटी ऑडियंस जो सुन रहा है, हाँ, बेबी बनाएगी या लड़की बनाएगी या बीवी बनाएगी, रोटी सबको बनाना। लेकिन रस्म का हिस्सा है रोटी बनाना। अभी भी अगर आप बिहार, झारखंड या इस तरह के, या फिर यूपी में ही कह लीजिए, एमपी में भी देख लीजिए, तो कई जगहों पर जो नई दुल्हनिया आती है, नई की दुल्हनिया जो आती है, उनसे कहा जाता है कि वो उनके हाथ की रोटी खानी है। ठीक है, खिलाती है, जिनको आता है बनाती है खिलाती है। वरना वो आजकल तो रील्स आ रही ना, सास रोटी बनाना सिखा रही है, तो क्या क्या ड्रामे हो रहे हैं किचन के अंदर, आप देखिए। हाँ, तो इवॉल्व सोसाइटी और समाज जब इवॉल्व करता है तो वो पुराने जो चीजें हैं वो बदलती। तो अब मेरी मतलब मेरा यही कहना है कि रोटी को किसी लड़की की गोल के साथ में नहीं जोड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। मैंने भी कोशिश की रोटी बनाने की, गोल तो नहीं बनती, लेकिन जिस भी तरह का नक्शा वो बनता है, मतलब ठीक है, टेस्ट निकल आता है बिल्कुल। और थोड़ी मोटी बना पाते हैं। वैसे उसको बनाने में मुझे लगता है काफी प्रैक्टिस करेंगे। क्या है, काफी कुछ नहीं। अगर आपने 10 दिन लगातार, मेरी भी गोल होने लगी है, तो अगर आपने 10 दिन लगातार बना लिया, हाँ, ये हम लोग शुरू कर सकते। कोई भी चीज अगर आप 21 दिन तक लगातार करते हो तो आपको उसकी आदत पड़ जाती है। आप
चाहिए, आज से शुरू करिए रोटी बनाना, देखिए 21वें दिन बहुत अच्छी बनेगी। चलिए, तो ये जो बातचीत थी वो रोटी के ऊपर हम लोगों ने की। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी, और अगली बार हम एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो हमारे साथ इस पॉडकास्ट को जब आप देख रहे हैं तो हमें बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। अपने कमेंट्स हम तक पहुंचाइए, क्या और खास आपको लगता है कि हमें इसमें और चीजें लेकर आनी चाहिए, वो भी हमें बताइएगा। नमस्कार, खुदा हाफिज।